हेलो चिल्ड्रन, आई एम शची टंडन फ्रॉम ट्रैक केमिस्ट्री। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस पार्ट 6। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस आप आई बटन में देख सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। उसके बाद हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। देखने के बाद हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ और फाइनली हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ आ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सारे टॉपिक वन बाय वन हम अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। बच्चों, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि लिक्विड किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जैसे कि अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। लेकिन अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड होगा। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, solution of a gas in liquid, we have already discussed. Similarly, solutions of solid in liquid we have already discussed. Today we will discuss about the binary solutions of liquids in liquids. तो जैसा मैंने कहा कि आज के वीडियो में हम वो बाइनरी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। वो सॉल्यूशन जिसमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व है, वो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ साथ वो सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, वो भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक कंसिडर करते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन। सो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। इन दोनों लिक्विड्स को हम डिनोट करेंगे 1 और 2 से। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन को कंसिडर किया। इस बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पर लिक्विड का लिक्विड में। तो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में दो लिक्विड्स हैं और ये दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 और 2 से। तो जब इस बाइनरी सॉल्यूशन को हमने एक क्लोज कंटेनर में ले लिया, क्लोज वेसल में ले लिया। जैसे यहाँ पर सपोज हमारी एक क्लोज वेसल है, इस क्लोज वेसल में हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया। तो जब हमने इस बाइनरी सॉल्यूशन को लिया है तब इसमें हमारे A के भी कंपोनेंट हैं, 1 के भी कंपोनेंट हैं और 2 भी कंपोनेंट हैं। सो दो कंपोनेंट हैं जिसको हम बोलेंगे 1 और 2। सो अब ये दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ये इवेपोरेट होना शुरू कर देंगे और जब इवेपोरेट होना शुरू कर देंगे तो लिक्विड से वेपर में जाएंगे और वेपर से लिक्विड में आएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो बच्चों, इसको मैं एक बार आपको फिर से समझाना चाहूँगी। तो बच्चों, इसको मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगी कि हमारे पास जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसको हमने एक क्लोज वेसल में लिया। जब हम क्लोज वेसल में ले रहे हैं, हमारे दोनों ही कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, तो क्या होगा, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे और फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों अपोजिट प्रोसेसेस एक सेम रेट पर, सेम स्पीड पर होने लगेंगी,
इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब हमने एज्यूम किया कि हमारा इस स्टेज पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर जो प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर इज पी टोटल। हमने मान लिया कि टोटल वेपर प्रेशर हमारा पी टोटल है, और P1 and P2 they are the partial vapor pressure of two components 1 and 2 respectively। तो बच्चों ये बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है, जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट मिलके एक्सर्ट कर रहे हैं, वो P टोटल है, और P1 का जो पार्शियल फर्स्ट कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो है P1, और सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है P2। सो अब ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं कंपोनेंट 1 के और कंपोनेंट 2 के, ये रिलेटेड हैं अपने अपने मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल x1 एंड x2। सो x1 जो है मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट कंपोनेंट का, एंड x2 है मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का। तो यहाँ पर हमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। P टोटल, जैसे मैंने बताया आपको कि P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल होगा total vapor pressure। P total is the total vapor pressure, और P1 and P2, P1 and P2 are the partial vapor pressures of two components 1 and 2। So P1 and P2 are the partial vapor pressure of टू कंपोनेंट्स मतलब 1 and 2 की हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि x1 और x2 क्या है बच्चों, x1 and x2। x1 and x2 are the mole fraction of two components। So x1 and x2 are mole fraction of two components in bracket I am writing 1 and 2। So यही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई है कि हमने मान लिया है कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो इन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल 1 and 2 से। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा जो P टोटल है, P टोटल is the total vapor pressure। P total is the total vapor pressure, और P1 and P2 are the partial vapor pressure of component 1 and 2। और साथ साथ हमने यहाँ पर देख लिया है कि x1 and x2 are the mole fractions of component 1 and 2। सो इतना पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों एक चीज हमें यहाँ पर और देखनी है। एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इनका नाम था फ्रैंकोइस मार्ट राउट। सो इनको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं बाय द सिंबल, इनका नाम हम लेते हैं, इनको सिंपली हम राउट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों एक फ्रेंच केमिस्ट हुए हैं जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मार्ट राउट, लेकिन ये सिर्फ राउट के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो फ्रैंकोइस मार्ट राउट ने क्या किया, इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। वो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के लिए, साथ साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो राउल्ट्स लॉ है, उस राउल्ट्स लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, कि आपके पास कोई वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, सो उस वॉलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशंस में
जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसको एक बार और मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। कि अगर आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं और ये दोनों ही कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, तो ये दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट अपना अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इनके जितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो इस लॉ को हम बोलते हैं राउल्स लॉ। और ये जो राउल्स लॉ है हमारा, ये राउल्स लॉ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ for your class 12th as well as for your all competitive exams, it is very important। So अब हम देखेंगे कि राउल्स लॉ हम इसकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स mole fraction present in the solution। So for first component I am writing here P1. P1 is the partial vapor pressure of component 1 over the solution and X1 is the mole fraction of the component present in the solution। So जब ये यहाँ से proportionality constant हटेगा तो हम देख लेंगे। तो जब यहाँ से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P01 इंटू X1। यहाँ पर P01 क्या है? P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो इसको मैं इधर ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसी तरह से फॉर सेकेंड कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। इसी तरह से जब हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा सो P2 विल बी इक्वल टू P02 इंटू X2। सो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से P02 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 2। सो P02 इज द वेपर प्रेशर ऑफ P02. P02 is the vapor pressure of pure component 2. Pure component or pure solvent 2. Pure solvent, second solvent. I'm talking about the second solvent. Here I was talking about the first solvent. So बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ according to Dalton's law of partial pressure। Total vapor pressure over solution, P total is the total vapor pressure over the solution will be equal to sum of partial vapor pressures of component 1 and 2। बच्चों Dalton's law of partial pressure आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो P total will be equal to दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर हो गया। तो अब हमने लिखा P total is equal to P1 plus P2, लेकिन हमें पता है अभी अभी हमने देखा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 को आप क्या लिख सकते हैं? P1 is equal to P01 into X1। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ X1 into P01 प्लस P2 is equal to P2 के लिए हम बिल्कुल इसी तरह से क्या लिख सकते हैं? X2 into P02। P2 की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं X2
इंटू पी नॉट टू। अब बच्चों ये अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि sum of mole fraction of all the components present in the solution is always equal to 1. So x1 plus x2 is equal to 1. So यहाँ पर हम x1 को x2 की फॉर्म में रिलेट करके लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं x1 की जगह? x1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 minus x2 into p01 plus x2 into p02। सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, एक आसान सा स्टेप है। सो यहाँ पर मुझे लिखना है P01। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। सो ये जो हमारा रिलेशनशिप आ गया, ये P टोटल के साथ रिलेशन आ गया। P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज P टोटल। सो जो रिलेशनशिप आई है, ये रिलेशनशिप आ गई P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पर वापस लिख देती हूँ एक बार, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हमको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा क्या रिलेशनशिप आया था? अभी हमने निकाला था कि P टोटल इज इक्वल टू, व्हाट वाज द रिलेशनशिप? P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। सो इस रिलेशनशिप को हम ध्यान में रखेंगे और अब हम देखेंगे कि जो हमारी रिलेशनशिप आई है, कौन सी रिलेशनशिप आई है? इस रिलेशनशिप को मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिख देती हूँ P टोटल। P टोटल, P total is equal to P01 plus P02 minus P01 into x2। So इस रिलेशनशिप से बच्चों हम following conclusions we can draw from this relationship। पहला conclusion तो है कि total vapor pressure over the solution, this is total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any one component। हमारा कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस रिलेशनशिप के अनुसार टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है उसको हम किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमने x1 को लिखा था x2 के फॉर्म में, हम चाहे तो x2 को x1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला कंक्लूजन कि टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है उसको हम किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2 हमारा क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है किसके साथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। आप इस रिलेशनशिप को देखिए तो यहाँ आपको पता चलेगा ये है हमारा P टोटल। P टोटल किसके साथ लीनियरली वेरी कर रहा है? वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। सो बच्चों ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि थ्योरी हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर थ्योरी हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन नंबर 3। सो थर्ड कंक्लूजन लिखने के लिए बच्चों एक बार मुझे फिर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी वही इक्वेशन जो मैंने पीछे लिखी थी। P टोटल इज इक्वल टू, अभी आपको याद हो गई होगी इसलिए मैं तीसरी बार लिख रही हूँ कि आपको बोलते साथ में पढ़ते याद हो जाए। सो P टोटल विल बी इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। ये थी हमारी इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव की थी। इसको हम न्यूमेरिकल करने में भी यूज करेंगे। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें सेम इक्वेशन यूज होगी। सो अब थर्ड कंक्लूजन जो है
थर्ड कंक्लूजन है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2। कह रहे हैं कि P02 और P01 पे डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स द टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 1 and 2 का कितना है, उसके हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर जो है या तो हमारा डिक्रीज हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है अगर हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का बढ़ा दें। अब हो सकता है ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इसको मैं बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। हम कह रहे हैं कि वी आर इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो जब हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का बढ़ाएंगे तो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इट विल बिकम लेस। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 मतलब तो कंपोनेंट 2 का जो मोल फ्रैक्शन है इट विल बिकम लेस। अब जब x2 कम हो गया, अब हमारा P टोटल बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2। अब अगर P02 P01 से ज़्यादा है तो P टोटल हमारा बढ़ जाएगा, और अगर P02 P01 से कम है तो ये टर्म आ जाएगा P02 माइनस P01 आएगा नेगेटिव, तो P टोटल विल बिकम लेस। सो सीधे सी बात यही है, हमारा तीसरा कंक्लूजन है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद बच्चों इसी पॉइंट को मैं ग्राफिकली एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। ये ग्राफ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं इस एक्सिस पर हमने ले रखा है वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर हमने ले रखा है मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पर हमने ले रखा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इनिशियली आप अगर देखेंगे तो ये है x1 है 1। तो बच्चों ये पिछले वीडियो से मैं डिस्कस करती आई हूँ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो अगर यहाँ आपका x1 1 है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ प्योर कंपोनेंट है, प्योर सॉल्वेंट है इस स्टेज पे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि ये स्टेज रिप्रेजेंट करती है कि प्योर सॉल्वेंट 1 है आपके पास केवल। अब जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जा रहे हैं, और एक चीज और है, x1 1 है और x2 0 है, तो हमारा क्लियर हो गया कि शुरुआत हम कर रहे हैं ओनली फर्स्ट कंपोनेंट से। अब जैसे जैसे हम राइट साइड में जा रहे हैं, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सेकंड कंपोनेंट मिलाते जा रहे हैं, फिर फाइनली क्या आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट मिला रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट डिक्रीज कर रहे हैं। फाइनली ये स्टेज आ गई, यहाँ पर आप देख लीजिए x2 हो गया 1 और x1 हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर है हमारे पास ओनली वी हैव प्योर कंपोनेंट सेकंड। सो इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर है हमारे पास सिर्फ प्योर कंपोनेंट सेकंड। तो अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, हम बात कर रहे हैं पहले इस सिचुएशन की। यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लूंगी जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। तो हम पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमारे पास केवल प्योर कंपोनेंट 1 था। इस सिचुएशन में आप देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आते जा रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो आप देखिए जब x1 1 था, उस स्टेज पे जो वेपर प्रेशर है P01 है। सो P01 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P01 रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते जा रहे हैं, हम यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं और फर्स्ट कंपोनेंट का अमाउंट कम करते जा रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट को कम कर रहे हैं, सेकंड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर इस वाली लाइन पर अगर आप देखेंगे, इस वाली लाइन पर आपको दिख रहा है वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। सो बच्चों राउल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, राउल्स लॉ के हिसाब से हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। और सबसे पहले हमने देखा था कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1।
तो अगर हमारा मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का कम होता जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का अपने आप कम होता जा रहा है। यही चीज हमें यहाँ पर ग्राफ में मिल रही है। आप ग्राफ में देखिए कि जैसे जैसे फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। फाइनली यहाँ पर आपके आप देखिए कि x1 जब 0 हो गया तो यहाँ पर ये भी 0 हो गया वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा x2 1 x1 0। तो इस स्टेज पे जो मोल वेपर प्रेशर होगा P02 आपको दिख रहा है। What is P02 here? P02 is the vapor pressure of pure component second। अब इस ग्राफ को हम थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं। x2 हमारा 1 था, मतलब हमारे पास से केवल सेकेंड कंपोनेंट था। अब जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए इसमें x2 में हम थोड़ा थोड़ा x1 मिलाते जा रहे हैं और x2 कम होता जा रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ आते आते x2 हो गया 0 और x1 हो गया 1। तो अब ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ग्राफ जो मिल रहा है P02 यहाँ पर ये वैल्यू थी, धीरे 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 कम होते होते ये 0 को टच कर गई। सो ये जो ग्राफ है ये है ग्राफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन। P1 is the partial vapor pressure of the first component over the solution। अब हमें P total कैसे मिलेगा, according to Dalton's law of partial pressure P total will be equal to sum of P1 plus P2, जो कि ये हमें लाइन थर्ड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है। सो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो उस डाउट को आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिए। अब ये ग्राफ मैंने जो अभी अभी दिखाया था वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस है। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा प्लॉट है P1 और P2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन, P1 का ग्राफ x1 के साथ देखा, P2 का ग्राफ x2 के साथ देखा। हमने देखा ये हमारा जो प्लॉट था वो लीनियर प्लॉट था। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये हमारा जो प्लॉट था हमने देखा P1 का हमारा प्लॉट हुआ x1 के साथ, ये P1 का प्लॉट x1 के साथ और P2 का प्लॉट जो था हमारा वो था x2 के साथ। अब उसके बाद जो हमारी लाइन फर्स्ट और सेकेंड है ये पास होती है एक ऐसे पॉइंट से जहां पर x1 एंड x2 यूनिटी है। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो P1 है ये P1 लाइन ऐसे पॉइंट से पास हुई जहां पर P01 यूनिटी है, जहां पर x1 यूनिटी है। P1 लाइन ऐसे पॉइंट से पास हुई जहां पर x1 यूनिटी है, x1 यूनिटी है 1 है, इसका मतलब ये कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट फर्स्ट है। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड कंपोनेंट के लिए हम बता सकते हैं कि सेकेंड लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट फॉर विच x2 इज इक्वल टू यूनिटी। अब हम आ जाते हैं लाइन थर्ड पर। लाइन थर्ड जो है ये हमारी है P टोटल। लाइन थर्ड रिप्रेजेंट कर रही है P टोटल वर्सेस x2। सो ये जो लाइन है ये लाइन भी लीनियर लाइन है। सो अब ये जो लीनियर लाइन आई, इस लीनियर लाइन का मिनिमम कहाँ पर है बच्चों, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं जो लीनियर लाइन आई थर्ड केस के लिए। तो इसका मिनिमम है हमारा P01 और मैक्सिमम है P02। तो इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है minimum value of P total is P01 and maximum value is P02। So इसका मतलब क्या हुआ कि first component is less volatile than the second component। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ये जैसे यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। आपने एक यहाँ पे क्लोज वेसल लिया, क्लोज वेसल लिया। इस क्लोज वेसल में ये आपका पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन फेज। इसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका कौन सा था, A था और दूसरा कंपोनेंट B था। ये बाइनरी सॉल्यूशन था और इस बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं। जब वॉलेटाइल हैं तो ये पहुंच जाएंगे वेपर फेज में। अब जैसा मैंने बताया फिर मैं बता देती हूँ कि शुरुआत में इवेपोरेशन होगा की रेट ज़्यादा होगी, उसके बाद कंडेंसेशन भी जब शुरू होगा उसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी। एक स्टेज आएगी जब दोनों अपोजिट प्रोसेसेस सेम रेट पे चल रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब
ये तो हमने अभी अभी देखा मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड स्टेट में देखा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x1 एंड x2 से। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। सो हम मान लेते हैं कि y1 और y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन द वेपर फेज। क्या है हमारा, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि y1 दो चीजें हमने ली। y1 is the composition of component 1 in vapor phase. y1 is the composition of component 1 in vapor phase and y2 is the composition of vapor 2 in vapor phase. So y1 and y2 are the compositions of component 1 and 2 in vapor phase. So इसको अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कैसे आपस में रिलेटेड है, P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन फॉर्मूले की। उसके बाद क्या है, P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। P2 हो गया हमारा y2 इंटू पी टोटल। ये दिया हुआ है जनरल एक्सप्रेशन। सो बच्चों ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि सपोज ये जो हमने डायग्राम बनाया है, सपोज इसमें x1 इज मोर देन x2, सो आपका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट से ज्यादा है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली y1 in the vapor phase will be greater than y2, so vapor phase will be richer with first component y1। सो यही पॉइंट मैं यहाँ पर समझा रही हूँ कि एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे वेपर फेज जो है वो हमेशा उस कंपोनेंट में रिच होगी विच इज मोर वॉलेटाइल। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिए हैं, अगर पहला कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है तो हमें वेपर फेज में भी ज्यादा मिलेगा फर्स्ट कंपोनेंट। अगर सेकंड कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है तो वेपर फेज में हमें मिलेगा एक्सिस में सेकंड कंपोनेंट। सो बच्चों ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब इसी टॉपिक पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है हमारा राउल्स लॉ पे। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 400 mmHg respectively. So आपका जो क्लोरोफॉर्म है फर्स्ट कंपोनेंट, इसका वेपर प्रेशर है 200 mmHg और जो आपका सेकेंड कंपोनेंट है डाइक्लोरोमीथेन, इसका वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 400 mmHg। अब क्या करना है, आप मिक्स कर रहे हैं इन्हीं दोनों कंपोनेंट में। 25.5 ग्राम आपने मिक्स कर दिया क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम आपने मिक्स कर दिया है डाइक्लोरोमीथेन। तो इनको मिक्स करने से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पहला पॉइंट तो आपको ये निकालना है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है वेपर फेज में। तो वन बाय वन हम दोनों जो पार्ट्स हैं इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो बच्चों फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे पूछा है P total over the solution, जो हम मिक्स कर रहे हैं 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स करके बना रहे हैं। सो P टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हमने कैलकुलेट किया था, P टोटल विल बी इक्वल टू P01। थोड़ी देर पहले हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, P total is equal to P01 plus P02 minus P01 into x2। तो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने इसको अभी डिराइव किया था। तो अब है हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट हम मान करके चल रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा क्लोरोफॉर्म है और सेकेंड कंपोनेंट है डाइक्लोरोमीथेन। तो आपको P01 पता है, P01 की वैल्यू है 200 mmHg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन हियर, और P02 की वैल्यू जो है ये है 415। दोनों चीजें हमें पता है। हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है x2।
तो बच्चों X2 को हमें निकालना है। P01 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि P01 is given to us, that is 200 mmHg। साथ में मैं लिख देती हूँ P02 is also given to us, which is 400 mmHg। क्या हमें नहीं दिया है? हमें नहीं दिया है X2, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा X2। सो X2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पता है X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। X2 हमें निकालना पड़ेगा डाइक्लोरोमीथेन का, लेकिन X2 निकालने के लिए हमें चाहिए, X2 होता है रेशियो, X2 is the mole fraction, so mole fraction होता है रेशियो उस कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स का। तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो मोल्स हमें निकालने हैं क्लोरोफॉर्म के और मोल्स हमें निकालने हैं डाइक्लोरोमीथेन के। तो इन दोनों के मोल्स निकालने के लिए मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे क्लोरोफॉर्म के, फिर निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन के, लेकिन वो निकालने से पहले हमें चाहिए दोनों का मोलर मास। तो बच्चों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन होता है हमारा CH2Cl2। सो मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कार्बन का एटॉमिक मास 12। एक कार्बन एटम है, एटॉमिक मास हुआ 12। 2 हाइड्रोजन एटम है तो +2 × 1, +2 क्लोरीन एटम्स हैं तो 2 × 35.5। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12 + 2 × 1, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। आ गया मोलर मास हमारा डाइक्लोरोमीथेन का। इसी तरह से हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारा आएगा, बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ पर है हमारा कार्बन का एक एटम तो 12, प्लस हाइड्रोजन भी 1 है तो 1, प्लस क्लोरीन के हैं 3 एटम सो +3 × 35.5। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। 119.5 ग्राम पर मोल आया। तो हमने यहाँ पर निकाल लिए मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और हमने निकाला मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये हमने दोनों निकाल लिए। अब जब हमारा मोलर मास आ गया, मोलर मास निकालने के बाद हम आसानी से मोल्स निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। जब इसके हम मोल्स निकालेंगे, क्वेश्चन में आप देखिए इसका गिवन मास था डाइक्लोरोमीथेन का 40 ग्राम। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालने के लिए 40 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आया था 85 ग्राम पर मोल। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन आ जाएंगे 0. यहाँ मैं लिख देती हूँ 0.47। ये आ गए मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो इसको भी मैं सर्किल में ऐसे कर दे रही हूँ जिससे कि हमें आगे देखने में ढूंढने में आसानी रहे। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालने का भी वही फॉर्मूला हुआ CaCl3 गिवन मास। सो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना था 25.5 ग्राम। सो हो गया हमारा 25.5 ग्राम गिवन मास प्लस
मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने अभी निकाला था। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारा आया था 119.5 ग्राम पर मोल। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.213 मोल्स। हमारे आ गए मोल्स 0.213 मोल्स। सो इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये प्रोमिनेंटली आपको दिखता रहेगा। अब हम निकाल लेंगे टोटल मोल्स। सो टोटल मोल्स आ जाएंगे। टोटल मोल्स हमने अभी अभी निकाला है क्लोरोफॉर्म का मोल्स, और हमने निकाला है डाइक्लोरोमीथेन का मोल्स। तो जब डाइक्लोरोमीथेन के हमने मोल्स निकाले थे, डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स हमने यहाँ पर अभी निकाले थे, ये आ गए थे 0.47। तो मैं लिख रही हूँ 0.47 प्लस अभी निकाले क्लोरोफॉर्म के मोल्स 0.213। तो जब हम इनका टोटल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.683 मोल्स। ये आ गए हमारे टोटल मोल्स। बस अब हमारे पास टोटल मोल्स हैं, हम आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, सेकेंड कंपोनेंट XCH2Cl2। सो ये हमारा आ जाएगा मोल्स ऑफ CH2Cl2। सो मोल्स ऑफ CH2Cl2 हमने अभी निकाले थे, यहाँ हम देख लेते हैं। मोल्स ऑफ CH2Cl2 हमने निकाले थे 0.47। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.47 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स भी हमने निकाले थे, आए थे 0.683। तो 0.683। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमारा डाइक्लोरोमीथेन का आ जाएगा 0.688। 0.688 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का, इसका आ गया। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा 1 माइनस 0.688। सो 1 माइनस 0.688, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ गया 0.312। तो हमारा ये आंसर भी यहाँ पर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो बस अब हमारे पास सारी चीज़ें जो ज़रूरत थी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन थी हमारी P total is equal to P total is equal to P01 plus P02 minus P01 into X2। सो P01 हमने यहाँ पर देखा था, हमारा P01 कितना था। P01 हमने माना था क्लोरोफॉर्म था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। सो इसका है P01 200 mmHg। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 200 प्लस P02 जो था हमारा डाइक्लोरोमीथेन का था, ये हमारा था 415। इसी तरह P01 फिर हो गया 200, और X2 जो हमारा आया है, X2 हमारा आ गया था, हमने कैलकुलेट किया था 0.688। ये हमने यहाँ से फिर देख लेते हैं कि हमने X2 लिया था सेकेंड कंपोनेंट डाइक्लोरोमीथेन का। मोल फ्रैक्शन हमारा आया है, ये हमने कैलकुलेट किया है। मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोमीथेन का आ गया 0.688। तो इस 0.688 से यहाँ पर इनटू कर देंगे 0.688। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 200 प्लस 147.9। सो इसको फाइनल आंसर कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 347.9 mmHg। सो बच्चों ये तो हो गया हमारा P total ओवर द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। P total ओवर द सॉल्यूशन आ गया 347.9 mmHg। अब हमें देखना है हमारा सेकेंड पार्ट क्या है। बच्चों पार्ट 2 में हमसे उन्होंने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द पेपर फेस। तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल। क्या फॉर्मूला होता है? y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल। तो हमें निकालना पड़ेगा P1। P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2। ये आपको पता है फॉर्मूला CH2Cl2 क्या हो जाएगा? P01 P0 फॉर CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। P1 is equal to P01 into X1। So P0 CH2Cl2 हमारा कितना था? हमने अभी पीछे से कैलकुलेट किया है, ये था 415 mmHg मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 0.688। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा CH2Cl2 का 285.5 mmHg। 285.5 mmHg ये आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3। तो vapor pressure of pure chloroform was given to you. That vapor pressure of pure chloroform was 200 mmHg. 200 mmHg multiplied by its mole fraction. So mole fraction was found to be 0.312. So once we calculate this, we will get the answer 62.4 mmHg. So ये आ गया हमारा partial vapor pressure of chloroform। तो इसको भी हम थोड़ा सर्कल करके लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे हमें देखने में आसानी रहेगी। बस अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। हम फॉर्मूले में रखते हैं YCH2Cl2। YCH2Cl2 What was the formula? YCH2Cl2 is equal to P1। P1 for CH2Cl2 just now we have calculated। अभी कैलकुलेट किया है, कितना आया है? 285.5। So ये हो गया 285.5 mmHg डिवाइडेड बाई हमारा आया था टोटल वेपर प्रेशर, हम कैलकुलेट करके आए थे। टोटल वेपर प्रेशर हमारा इतना आया था, तो ये हो गया 347.9 mmHg। 347.9 mmHg दोनों ही केस में हमारा था ये mmHg। दोनों ही केस में ये जो था हमारा, दोनों ही केस में ये है 285.5 mmHg डिवाइडेड बाय 347.9 mmHg। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.82। बिल्कुल इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। CHCl3 को भी कैलकुलेट करेंगे। हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का आ गया था, हमने अभी निकाला था 62.4 mmHg। divided by total vapor pressure was 347.9 mmHg। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.18। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रही है। हमने देखा कि हमारी वेपर फेस में कौन सा कंपोनेंट रिचर है। वेपर फेस में हमारा CH2Cl2 रिचर है, तो वेपर फेस में भी वही कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वेपर फेस में हमें वही कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा जिसका कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेस में ज़्यादा है, और जो कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है। वेपर फेस में वही कंपोनेंट हमें मिलेगा
जो कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक आज का देख रहे हैं, वो है राउल्स लॉ और स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सो बच्चों, जो राउल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता है राउल्स लॉ होता है P1 is equal to P01 into X1. This is according to Raoult's law. According to Raoult's law. And we know that what is Henry's law? Henry's law is equal to P is equal to KH into X. This is Henry's law. सो अगर हम इन दोनों रिलेशनशिप्स को ध्यान से देखें तो हमें इनमें कुछ सिमिलैरिटी मिलती है। राउल्स लॉ के केस में भी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के ऊपर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन में। इसी तरह हेनरीज लॉ के केस में जो हमारी गैस जो है सॉल्यूशन फेज के ऊपर प्रेजेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन में जो कि प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन के ऊपर इनका पार्शियल वेपर प्रेशर इनके सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो केवल डिफरेंस किस में है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ where KH becomes P01 or we can say where P01 becomes equal to KH. सो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं, हम पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। तो फाइनली आज हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस का। गैस लिक्विड हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा राउल्स लॉ। उसके बाद हमने देखा कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। उसके बाद हमने देखा राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट अपलोड्स करने जा रही हूँ जो आपके क्लास 12th के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन मिलते रहने से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट अपलोड्स हो रहे हैं सबकी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।